कितना कुछ बदलाव देखे हैं और किस दिशा में बदलाव हुआ है? भारतीय जनता पार्टी जब 2003 में सरकार में आई, उसके बाद जिस तरीके से विकास पूरे छत्तीसगढ़ में हुआ, को दबा दिया गया है और हमारे बहुत से नेता को गलत तरीके से जेल में डाला गया, ऐसा उनका कहना था। यदि वो भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं थे तो डरते क्यों हैं एजेंसियों से? कितना सही है और राजनीति में कितना इसको स्वीकार करने के लायक है। देखिए, या तो फिर जब मंत्री पद लेना नहीं था उनको, कवासी लखमा जी को, कि भाई मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे नहीं आता, उस दिशा में काम करेंगे, तो आपको भी लगता है कि वाकई में जो धरातल पर काम हुआ है, जो वादे किए थे उसको? देखिए, जो वादा किया है वो निश्चित तौर पर पूरा हुआ है, अन्यथा जनता आज हमारे साथ नहीं जुड़ी होती। जो बेरोजगार है उनके हाथों को सरकार का जिम्मेदारी लेके उनको नौकरी दिया जाए, तो निश्चित तौर पर उनकी वैकेंसियां निकलती हैं और उस आधार पर भर्ती होती है। लेकिन आप जरूरी है क्या कि सरकारी नौकरी ही करें? आपको प्राइवेट में भी जॉब है, स्टार्टअप आप चालू कर सकते हैं। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं TNR न्यूज़ का खास कार्यक्रम सवाल जो आपका है और मैं हूं आपके साथ रुपेश ठाकुर। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लगातार अलग अलग नेता, विधायक, मंत्री, सांसदों से आपकी मुलाकात करवाते हैं और जानने समझने का प्रयास करते हैं उनके जीवन के सफ़र और संघर्ष को। आज हमारे साथ जो मेहमान है वह बेहद खास है। जी हाँ, खास इसलिए नहीं क्योंकि वो किसी राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनका जो फील्ड है वो बहुत स्पेशल है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्रिजेश पांडे जी की। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। शुरुआत करते हैं सर, कौन है ब्रिजेश पांडे जी? कैसा आपका राजनीति में आना हुआ? शिक्षा दीक्षा कहाँ तक हुई? देखिए, मैं बहुत मध्यम परिवार से हूँ और मेरा जन्म गरियाबंद में हुआ है। उस समय सोचिए, जब 1968 में मेरा जन्म हुआ तो बहुत बीहड़ इलाका था वो, और मेरी प्राथमिक शिक्षा उसके अंदर, और आगे गांव है 17 किलोमीटर, जहाँ पे मेरा पैतृक निवास है, खेती बाड़ी है। आमदी करके एक जगह है, जहाँ पे मैंने 5वीं तक की पढ़ाई की। क्योंकि मेरे पिता शासकीय सेवा में थे, ADIS थे शिक्षा विभाग में, उनका ट्रांसफ़र होते रहता था। तो ऐसी स्थिति में जो मेरे बड़े भाई बहन हैं, उनके एजुकेशन के लिए तय किया गया कि हम रायपुर में किराए का घर लें, पढ़ें और वहाँ से एजुकेशन चालू करें। इस प्रकार फिर मैं 5वीं तक वहाँ पढ़ने के बाद 6वीं से रायपुर में पढ़ाई चालू किया था। उसके बाद मैंने हाई स्कूल गवर्नमेंट स्कूल से किया, BCom दुर्गा कॉलेज से किया, फिर मैंने सौ कुसुमदास के कॉलेज से लॉ किया। लॉ करते करते, जैसे चूंकि मैं मध्यम वर्ग से था, मेरे पिताजी की डेथ बहुत जल्दी हो गई थी। 1980 में मेरे पिताजी चले गए थे, जब मैं कक्षा 7वीं में पढ़ाई करता था। तो मुझे निश्चित तौर पर पैसों की तंगी थी थोड़ी सी, बड़े भाई लोग थे, वो जो मदद होता था करते थे। इन सब चीज़ों में मैं सबसे बड़ा योगदान यदि किसी को देना चाहूँगा, जो मेरी माँ बिना पढ़ी लिखी थी, वो माँ हम 5 भाई बहनों को जिस तरह से संवारा सजाया है और आज हम जिस स्थान पर खड़े हैं, उनको मैं बहुत बहुत आभारी हूँ उस माँ का। और माँ का स्थान कोई ले नहीं सकता है। हमारे 5 भाई बहनों में अमिट प्यार स्नेह बना हुआ है आज तक, और हम सब रायपुर में ही निवास करते हैं जी। घर सब भले अलग अलग है सबका, लेकिन आज भी है। और फिर मैंने सौ कुसुमदाई दापके से लॉ करने के बाद मेरी इच्छा बिल्कुल नहीं थी लॉ एडवोकेट में प्रैक्टिस करने की, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि मुझे जाना पड़ा। और आज मैं माँ महामाया के आशीर्वाद से और मेरे दोस्तों के सहयोग से मैं बहुत अच्छे स्थान पर हूँ, ऐसा मैं कह सकता हूँ जी। तो आपका राजनीतिक की ओर रुझान कैसे हुआ? देखिए, जब मैं 5वीं के बाद रायपुर में आया तो मैं पुरानी बस्ती एरिया में रहता था। एक मुरलीधर मंदिर की गली है, वहाँ पे शाखा लगता था। वहाँ पे हमारे फूल सिंह यादव जी के लड़के हैं, उनके बच्चे जो बड़े हो गए हैं, आज काम करते हैं, सर्विस करते हैं, वो वहाँ शाखा लगाया करते थे। तो जब हम लोग स्कूल से लौट के आते थे, शाम को क्रिकेट वगैरह ग्राउंड पे खेलते थे, तो वो हम लोग को बुला के शाखा में ले जाते थे। तो मैं 7वीं क्लास से स्वयंसेवक हूँ, संघ का कार्य करता हूँ, और आज भी संघ के कार्यक्रमों में मैं हमेशा उपस्थित होता हूँ। जहाँ भी मुझे जानकारी मिल जाए और मेरा समय मिल जाता है तो मैं छोड़ता नहीं हूँ। तो ये शाखा में गए। उसके बाद 1980 में भाजपा बनी। मैं 1985 में सक्रिय सदस्य बन चुका था भारतीय जनता पार्टी का। संघ में रहने की वजह से आसपास के लोगों को देखें, क्योंकि 77 में बैन लग गया था, और उसके बाद जब उभरे 80 में पार्टी बनी तो हम लोग यंग थे और जोश बहुत था। उस समय हलदर किसान निशान था भारतीय जनता पार्टी का। तो जब हम लोगों को, युवाओं के साथ जोड़ते थे, बैठते थे और
शाखा में राष्ट्रभक्त के बारे में बताया जाता था, तो उस समय ऐसा लगा कि भाई कौन लोग हैं जो राष्ट्रभक्त के बारे में सोचते हैं। तो उस समय समझ तो कम थी, लेकिन फिर भी जो समझ में आया तो ऐसा लगा कि भारतीय जनता पार्टी ठीक है। और धीरे धीरे युवा मोर्चा में गए हम, युवा मोर्चा से भारतीय जनता पार्टी में आए। इस तरह का मूल रूप से यदि मैं कहूँ तो शाखा जानने के बाद से ही भाजपा में जुड़ा, और उसके बाद से मेरी कम समय में राजनीति चालू की। मैंने फुल टाइम तो नहीं दिया मैंने राजनीति में, लेकिन कम समय दिया। जैसे कि भी आपने कहा कि शाखा में आप गए, उसके बाद आप बीजेपी से जुड़े, तो क्या बीजेपी से जुड़ना क्या सिर्फ देशभक्ति का ही एक वो था, एम था, या फिर कुछ दूसरा राजनीति में आने के बाद करना चाहते थे? नहीं, देखिए, शाखा में जाने के बाद वहाँ के जो स्वयंसेवक हैं वो ऊपर के लिए, पद के लिए नहीं रहता। कोई भी स्वयंसेवक, मैं ऐसा कह सकता हूँ, वो निश्चित तौर पर राष्ट्रभक्त, देशभक्त और राष्ट्र प्रथम के रूप में ही करता है। वो शाखा में जाने वाला कोई व्यक्ति की पद की लालसा में शाखा नहीं जाता है। जी। तो मेरा कोई विशेष रुचि नहीं थी, लेकिन जब मैं जुड़ा तो जो संगठन के द्वारा मुझे काम दिया जाता है या दिया गया है, आज तक मैं सिर्फ अपने संगठन का कार्य करते आ रहा हूँ जो भी है। और आज मैं लगभग 55 ईयर का हो चुका हूँ और अपनी सेवाएं पार्टी को दे रहा हूँ। जी। और विधि प्रकोष्ठ में काम कर रहे हैं, तो ये कितना महत्वपूर्ण, कितना जवाबदारी का काम होता है? देखिए, विधि प्रकोष्ठ में मुझे 3 बार प्रदेश का सह संयोजक बनाया गया है। मुझे एक बार पूछा गया संयोजक के लिए, लेकिन मैं चूंकि समय का अभाव था इसलिए मैंने असमर्थता व्यक्त कर दी कि नहीं, मैं स्व संयोजक ही ठीक हूँ, उसमें काम कर लूँगा। तो बहुत मुश्किल सा काम है हालांकि वो, क्योंकि बहुत बारीकी चीज़ों को कानूनी तौर पे देखना पड़ता है। जैसे कि जो हाई कोर्ट्स के आदेश हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, कोई स्टेटमेंट दे रहा है तो किस दायरे में देना है हमारे नेताओं को, इन चीज़ों की थोड़ा सा बताना पड़ता है। हालांकि हमारे नेता समझदार हैं, समझते हैं, एक लाइन लक्ष्मण रेखा है, लेकिन फिर भी चूंकि कानूनी दांव पेच की कोई बात होती है तो निश्चित तौर पर संगठन के लोग हमसे राय लेते हैं। जब हम विपक्ष में थे 5 साल, तो कहीं कोई शिकायत करनी हो, कहीं जाना हो, उस सारी चीज़ों को, जैसे कवर्धा में हुआ घटना, तब हम गए थे कवर्धा। हम बस्तर में जब हमारे जिलाध्यक्ष के साथ मारपीट हुई, वहाँ गए थे हम। इस तरीके के जहाँ जरूरत पड़ती है प्रदेश में, वहाँ की लोकल बॉडी तो होती है, लेकिन निर्देश देने हमारे प्रदेश संयोजक श्री चंद्रवंशी जी हैं, उनके साथ हमारी एक टीम है प्रदेश की, तो निश्चित तौर पर हम लोग जाते हैं जहाँ हमारी संगठन हमको निर्देश देता है। जी, थोड़ा सा बताएंगे बड़ौदा बाजार में जो घटनाएं घटी थी उसके बारे में, क्या कुछ कॉम्प्लिकेशन थी, क्या कुछ उसका उपचार निकल के सामने आया? देखिए, बड़ौदा बाजार में राजनीतिक षड्यंत्र था। एक पार्टी के लोग वहां पर पहुंच के जिस तरीके से भड़काऊ वाला भाषण दिया गया, और उसको संभालने के लिए कोई नेता नहीं कि कौन उसको लीड कर रहा है, तो ऐसी भीड़ में घटनाएं हो जाती हैं। और वो निश्चित तौर पर भी जांच चल रही है, चार्जशीट फाइल हो गई है, तो वो अदालत में चूंकि पेंडिंग है, इसलिए मेरा उस मामले में ज़्यादा कुछ कहना उचित नहीं होगा। जी, क्या लगता है आपको कि बीजेपी में आपका आने का फैसला सही रहा, कि अभी आपको लगता है कि मुझे किसी और दूसरे पार्टी में जाकर प्रयास करना चाहिए था? नहीं, चूंकि मैंने कहा कि मेरी महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा नहीं है पार्टी में। मुझे जो निर्देश, जो दायित्व दिया जाता है, उसका मैं पूर्णतः पालन करता हूं और आगे भी करता रहूंगा। यदि पार्टी को लगेगा कभी कि मैं इस योग्य हूं, योग्यता रखता हूं, तो पार्टी मुझे देगी। मैंने आज तक कभी किसी के पास कोई चीज़ मांगने नहीं गया हूं, इसलिए मुझे आज तक, मैं भी कह सकता हूँ ये बात, मुझे आज तक राजनीतिक पद का कोई भी लाभ नहीं मिला है, यह दावे के साथ मैं कह सकता हूँ। जी, 85 से आप लगातार बीजेपी से जुड़े हुए हैं और 2000 में छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आया। जी, लगभग 25 वर्ष पूरा हो चुका है। कितना कुछ बदलाव देखे हैं और किस दिशा में बदलाव हुआ है राजनीतिक क्षेत्र में? जी, विकास, राजनीति और विकास दोनों में। देखिए, विकास का दूसरा नाम है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी जब 2003 में सरकार में आई, उसके बाद जिस तरीके से विकास पूरे छत्तीसगढ़ में हुआ, सड़कों का निर्माण हुआ, ब्रिज बने बहुत बड़े, और बहुत इमारतें खड़ी की गई, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े किए गए, मेडिकल के लाइन में हो, एजुकेशन के लाइन में हो, बहुत सारी चीज़ों में 15 साल में हमने विकास किया। लेकिन जो 5 साल गैप हो गया, वहाँ पे भ्रष्टाचार ज़्यादा हो गई हर चीज़ में। उसकी वजह से हम 5 साल के कार्यकाल के में 10 साल पिछड़ गए हम। ये इतना भ्रष्टाचार हुआ, विकास के नाम पे कोई चीज़ नहीं है। वो कांग्रेस के लोग गिना नहीं पाते हैं कि हमने 5 साल में क्या दिया है। और आज देखिए, फिर से जब हम 5 साल बाद जीत के आए हैं, जिस तरीके से विकास का कार्य हो रहा है, ये एक सोच है मुख्यमंत्री की, एक सोच है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, उसकी वजह से ये विकास कार्य चल रहा है। जी, आपको ये नहीं लगता है कि जो भ्रष्टाचार होते हैं, जो घोटाले होते हैं, उसमें कांग्रेस और बीजेपी, क्योंकि आरोप तो दोनों पार्टियों के ऊपर लगा है? देखिए, आरोप लगाना तो बहुत आसान है, आरोप लगाता है, लेकिन प्रमाणित कौन कर रहा है? यदि हम जनता के सामने उनको प्रमाणित नहीं किया होते
तो जनता हमको इतनी साल वापस नहीं लाती 5 साल बाद, क्योंकि जिस तरीके का बहुमत कांग्रेस ने पाया था, कांग्रेस के लोग भी ये नहीं सोचे थे कि हम सत्ता में नहीं आएंगे, लेकिन जिस तरीके से हमने उनके भ्रष्टाचार का खुलासा किया और आज उसी का परिणाम है कि लोग जेल में बंद हैं उनके लोग, चाहे वो IAS अधिकारी हो, चाहे IPS अधिकारी हो या इनके नेता हो। क्यों बंद है? आखिर माननीय न्यायालय ने कुछ पाया है, पुलिस ने विवेचना में कुछ लिया है और इसलिए जमानतें भी नहीं हो रही हैं। आप देखिए, मतलब भ्रष्टाचार तो हुआ है और जमानतें मिल भी रही हैं कुछ लोगों को, तो किस कारण से? क्योंकि काफ़ी दिन से जेल में हैं और प्रकरण के विचारण में समय लगेगा, इसलिए नहीं कि वो निर्दोष हैं। जमानत देने का लॉजिक भी ये है, तो उस जमानत मिले तो वो ज़्यादा खुश ना हो इस बात को लेके कि देखिए हम तो जमानत मिल गई है। ये जमानत सिर्फ इसलिए मिल रही है कि प्रकरण के विचारण में समय लगेगा, बस इस कारण जमानतें मिल रही हैं। जी, इसी कार्यक्रम में सर हमारी चर्चा हुई थी माननीय भूपेश बघेल जी से और टी.एस. सिंहदेव जी से। तो उनका कहना था कि विकास का नया आयाम कांग्रेस पार्टी अपने 5 साल के कार्यकाल में लिखी है। हालांकि बीजेपी अपने जो चूँकि सेंटर में है, तो अलग अलग एजेंसियां उसका दुरुपयोग करने के बाद हमारे उस विकास को दबा दिया गया है और हमारे बहुत से नेता को गलत तरीके से जेल में डाला गया, ऐसा उनका कहना था। देखिए रुपेश जी, जिन लोगों का नाम आप ले रहे हैं वो बहुत वरिष्ठ और बड़े पदों पर रहे हुए हैं। मेरा उनके बारे में टिप्पणी करना ज़्यादा उचित नहीं है, लेकिन यदि वो भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं थे तो डरते क्यों हैं एजेंसियों से? सच का दूध और पानी का पानी हो जाएगा जब भी निर्णय होगा न्यायालय का। तो उनको ये नहीं कहना चाहिए कि एजेंसियों का दबाव है, गलत बोलते हैं। वो अपने को बचाने के लिए ये बातें बोलते हैं कांग्रेस के लोग, लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा कि वो उतने वरिष्ठ हैं, इसके लिए हमारे वरिष्ठ नेता हैं जो बोलेंगे और बताए भी होंगे, हो सकता है आपको इस मामले में। चूँकि भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री रहे हैं, डिप्टी CM रहे हैं सिंहदेव जी, तो मेरा उचित नहीं है इतने बड़े नेताओं के लिए ज़्यादा बोलना। जी, ये बहुत हास्यास्पद है कि जो आबकारी विभाग में मंत्री रहे हैं जी लखमा कवासी लखमा जी, अब जब वो अभी रिमांड पर हैं घोटाले में जी, तो उनका ये बयान है कि मुझे कहाँ सिग्नेचर मेरे से करवाया, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे सिग्नेचर करने कहा गया, मैंने कर दिया, यही बोल रहे हैं आप। तो ये कितना सही है और राजनीति में कितना इसको स्वीकार करने के लायक? देखिए, या तो फिर जब मंत्री पद लेना नहीं था उनको कवासी लखमा जी को कि भाई मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे नहीं आता, तो नहीं मंत्री मत दीजिए मेरे को। जब आप मंत्री थे और जब आप दूसरे शब्दों में कहूँ खीर खा रहे थे तो बहुत अच्छा था, लेकिन जब फंसने की बारी आई तब आप ये कह रहे हैं कि मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे दस्तखत करने बोला गया इसलिए मैं दस्तखत कर दिया। तो फिर या तो बताइए कि किसके कहने पर दस्तखत किए आप, या चलिए मैं ये कहता हूँ पढ़ा लिखा नहीं होना दोषी नहीं है, वो कमी नहीं है। आपके पास अधिकारी थे, आपके पारिवारिक मेंबर थे, आप साइन करने से पहले एक बार उनसे पूछ तो लेने थे कि इसमें क्या लिखा है, समझा दीजिए मेरे को। ये सब अपने बचाव का तरीका है रुपेश जी, भ्रष्टाचार में शामिल हैं, न्यायालय फैसला करेगी और देखिएगा निश्चित तौर पर उनके कर्मों का फल उनको मिलेगा। जी, 5 साल में बहुत कुछ काम हुआ है ऐसा कांग्रेस पार्टी का कहना है, लेकिन क्या ऐसा कुछ हुआ कि 70 सीटें से सीधे 35 सीटें में आके समेट गई? देखिए मैंने बताया ना, चूंकि भ्रष्टाचार का उद्गार, देखिए अब बताइए निर्दोष बेरोजगार बच्चों के साथ आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं। PSC घोटाला आपके सामने है, जो बच्चों को आपने सेलेक्ट किया है वो आपके रिश्ते में आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं आपको सब जानकारी है, कौन किसका रिलेशन है, पूरा मीडिया में आया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो। तो आप जो बेरोजगार हैं, जो कैपेबल हैं, आप उनको रोक के अपने बच्चों को सेलेक्ट कर रहे हैं, तो ये तो गलत है ना बच्चों के साथ। उसी को तो भ्रष्टाचार को उजागर किया हम लोगों ने, इन्हीं सब चीज़ों की वजह से तो रह गई पीछे वो, क्योंकि मोदी जी की गारंटी अपने आप में गारंटी है, इसको तो देश के हर लोग मानते हैं। तो ऐसी स्थिति में मोदी जी ने कहा और जनता ने उन पर विश्वास किया और ये परिणाम सामने आ गया। महतारी वंदन को कितना बड़ा फैक्टर मानते हैं और क्या इसका दूसरा फेज शुरू करना चाहिए बीजेपी को? देखिए, महतारी वंदन जीत में हम लोगों को बहुत बड़ा योगदान रहा, इस चीज़ से कोई, मैं नहीं सोचता कि हमारे वरिष्ठ नेता भी इनकार करेंगे, मैं तो स्वीकार करता हूं। और उसके लिए एक अच्छा ये हो गया, महिलाएं जो कि कुछ अपने स्वयं के खर्चा करना चाहती थी, अपने ज़रूरत पूरा करना चाहती थी, अपने पति से अपने भाई से नहीं मांगना चाहते थे, उनके लिए वो एक बहुत बड़ा योगदान रहा है निश्चित तौर पर जी। और निश्चित तौर पर सेकंड फेज, चूँकि वित्त का जो बजट रहता है उसके आधार पे हमारे OP चौधरी साहब बहुत होशियार हैं इस मामलों में, और निश्चित तौर पर वो सोच समझकर कोई अच्छा और बड़ा निर्णय लेंगे जी। इसी कार्यक्रम में सर हमारी चर्चा हुई थी दोनों उप मुख्यमंत्री जी के साथ में, साहू जी के और शर्मा जी के साथ में। तो उनका कहना था कि जो वादे हम बीजेपी सरकार किए थे चुनाव के दौरान, तो वो वादे तो 1.5 साल में ही पूरा कर दिया गया है, और आगे जो हम काम करेंगे, जो एक लक्ष्य रखा है 2047 तक छत्तीसगढ़ को विकसित बनाना है,
उस दिशा में काम करेंगे। तो आपको भी लगता है कि वाकई में जो धरातल पर काम हुआ है, जो वादे किए थे उसको? देखिए, जो वादा किया है वो निश्चित तौर पर पूरा हुआ है, अन्यथा जनता आज हमारे साथ नहीं जुड़ी होती, वो सड़कों पर होती, विरोध करती। लेकिन जो हमने वादा किया है उन्हीं चीज़ों को पूरा किया, और ये सही बात कह रहे हैं हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री कि हमने 1.5 साल में ही कर लिया। अभी आप देखिए, वर्तमान में आपने सवाल नहीं पूछा लेकिन मैं बता रहा हूँ, गृह मंत्री अमित शाह जी आए थे और उन्होंने नक्सलियों को खत्म करने का एक लक्ष्य निर्धारित किया कि मार्च 26 तक हम इसको खत्म कर देंगे। आपके सामने है परिणाम क्या हो रहा है उसके बाद से। आज सरेंडर करने के लिए तैयार हैं, बातचीत करने के लिए तैयार हैं। वो जिस तरीके से ये हुआ है और हमारे प्रदेश के गृह मंत्री जिस तरीके से काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पर ये तारीफ योग्य है। अनुभव कम है लेकिन जिस तरीके से उन्होंने काम किया है तारीफ के काबिल है। जी, लेकिन कांग्रेस का यह आरोप है कि जो वहाँ के बेचारे आदिवासी गरीब हैं, अशिक्षित जो हैं, उनको टारगेट बना के नक्सली बता के मारा जा रहा है। देखिए, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता नक्सलियों के लिए किस शब्दों का उपयोग किए हैं मैं आपके सामने दोहराना नहीं चाहता। उनके पास जब कोई जवाब नहीं होता किसी सवाल का तो इस तरह के आरोप लगा के सवालों को मोड़ना चाहते हैं। लेकिन जनता समझदार है छत्तीसगढ़ की, वो जान रही है कि विष्णुदेव सरकार किस तरीके से काम कर रही है। नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है, निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ आने वाले साल में बहुत विकसित प्रदेश होगा। जी, आप जान रहे हैं कि लगातार अपराध बढ़ रहे हैं प्रदेश में, और जो पेंडिंग है मामले कोर्ट में, केस में, तो वो बहुत ज़्यादा दबाव उस पर बढ़ता जा रहा है। तो आप, चूँकि आप विधि से बिलोंग करते हैं, तो क्या कुछ समाधान हो सकता है इस चीज़ का, ताकि देखिए न्याय जल्दी से मिल सके? देखिए, संगठित अपराध थोड़ा बढ़े थे, लेकिन अभी पिछले 1.5 माह के अंदर जिस तरीके से हमारी छत्तीसगढ़ की पुलिस काम कर रही है और सारे लोगों को पकड़कर जेल में बंद कर दी है, और चाहते हुए भी जमानतें नहीं मिल रही हैं क्योंकि उनका इन्वॉल्वमेंट है, चाहे वो जुआ सट्टे का हो, चाहे अवैध शराब बेचने का हो, या जो आजकल चल रहा है, नाम भूल रहा हूँ मैं, जबान फिसल रही है मेरी, जो साइबर क्राइम बढ़ा हुआ है, उन सब चीज़ों को जिस तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है पुलिस के द्वारा, उनको तारीफ़ करनी पड़ेगी। क्योंकि स्टाफ कमी है पुलिस का स्टाफ में भर्ती नहीं हो पाई है अभी। निश्चित तौर पर इतने कम स्टाफ के बाद जिस तरीके से अभी पिछले 1.5-2 महीने से साइबर के रूप में जो अपराध हुआ उसमें काम की है पुलिस, लोगों को पैसे लौटाई है, ये पुलिस की पीठ थपथपानी चाहिए इस तरीके से। मैं फीस दोबारा पूछना चाहूँगा सर, कोर्ट के ऊपर से जो बर्डन है वो कैसे कम किया जा सकता है? देखिए, निश्चित तौर पर आपका सवाल जायज़ है कि न्यायालयों में, अदालतों में प्रकरणों की संख्या बढ़ गई है, लेकिन अभी जो चीफ जस्टिस हैं हमारे हाई कोर्ट के, उन्होंने निर्देशित किया हुआ है कि 5 साल से 10 साल के बीच के जो जितने भी केसेस थे उसका त्वरित निराकरण कीजिए। उस मामले में जो 10 साल पुराने केस थे लगभग न्यायालयों में ख़त्म हो चुके हैं। अब बारी आ गई है 5 साल के अंदर के कैंडिडेट की, उसको भी बहुत तेज़ी से किया जा रहा है, और मैं समझता हूँ 2026 के दिसंबर तक पेंडिंग केसों की समाप्ति हो जाएगी रायपुर के जिला न्यायालयों में, छोटे न्यायालयों में, क्योंकि नए नए न्यायालय भी बन गए हैं अब, तो उसकी वजह से कार्य का विभाजन हो गया है। कार्यों का विभाजन हो गया, नई नई जगह में न्यायालय खुल गई है, तो कार्य का बोझ एक अदालत पे जो बढ़ता था वो कम हो गया है। और मैं ऐसे ही सोचता हूँ, लोक अदालतों की वजह से अदालतों में समझौता किया जा रहा है, प्रकरणों की संख्या कम हो रही है, तो निश्चित तौर पर दिसंबर 2026 के बाद ये भी कम हो जाएगा। जी, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं सर आप। एक और बात निकल कर सामने आती चाहे, अगर आप राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए अलग कानून, अगर मैं एक आम इंसान हूँ तो मेरे लिए अलग कानून। अगर हम लोग घटना को अंजाम एक ही रूप से दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपके ऊपर वही धारा लगनी चाहिए, मेरे ऊपर भी। तो पार्टी के जो लीडर हैं वो कैसे से बच के निकल जाते हैं? नहीं, देखिए, पार्टी के लीडर बच के नहीं निकलते हैं। कुछ केसेस में विवेचना ऐसी आती है, अड़चन ऐसा आता है कि उस पर विवेचना करना आवश्यक होता है। इसलिए विवेचना के बाद यदि वो प्रमाणित पाया जाता है तो निश्चित तौर पर उस नेता के ऊपर भी कार्रवाई होगी। यदि कोई मामला, मैंने पहले ही बताया कि यदि कोई मामला न्यायालय में लंबित है तो उस मामले में मैं नहीं कहूँगा, मैंने पहले ही बताया। वैसे यदि उनकी जांच का विषय कहीं और है और जांच चल रही है, यदि कोई अपराधी किया है तो उसको छोड़ेंगे नहीं, ये हमारे गृह मंत्री भी कहे हैं, उप मुख्यमंत्री साहू जी भी कहते हैं, यदि कोई भी हो, यदि अपराध में शामिल रहा है तो छोड़ेंगे नहीं। तो निश्चित तौर पे आप मान के चलिए, चाहे वो कोई भी पार्टी से बिलोंग करता हो, यदि उसकी अपराध में सिद्धता पाई जाती है तो छोड़ा नहीं जाएगा। आपके सवाल, मेरा सवाल है, जैसे कि अगर कोई पॉलिसी अगर फ्रेम करिए सरकार, अच्छा, पब्लिक वेलफेयर के लिए, तो जाहिर सी बात है उसमें कहीं ना कहीं
जो कानून है उसको भी ध्यान देने की जरूरत पड़ती होगी। निश्चित तौर पर कोई भी कानून बनाने से पहले या कोई पॉलिसी बनाने से पहले हमारे नेता लोग, बहुत सारे लोगों से राय ली जाती है। ये जैसे बजट के बारे में तो अर्थशास्त्र से जुड़े हुए लोगों की राय ली जाती है कि कैसे इकोनॉमी कम की जाए, बढ़ाई जाए, हमारी जीडीपी कैसे बढ़े। ये सारी चीज़ें विशेषज्ञों से राय बिल्कुल लेती है हमारी सरकार, और उसका फिर एक निचोड़ निकाला जाता है कि कैसे किस चीज़ों को लागू करें और कौन सी पॉलिसी किसमें तय करें। तो इस तरीके से पॉलिसी तय होती है विशेषज्ञों से राय लेकर। हम एजुकेशन को अपील करने की बात करते हैं सर, उस क्वालिटी को, लेकिन जब हम बात करते हैं, चूँकि आप लॉ से बिलोंग करते हैं, आज जो छत्तीसगढ़ में स्थिति है, कोई अगर लॉ की पढ़ाई करना चाहे तो यहाँ गिने चुने हैं जो सरकारी संस्था है जी, सरकारी कॉलेज है, उसके बाद अगर प्राइवेट में जाता है तो फिर लाखों रुपए का पैकेज देना पड़ता है। तो फिर कैसे आगे बढ़ पाएंगे इसमें बच्चे? नहीं, देखिए, निश्चित तौर पर सरकारी लॉ कॉलेजों की संख्या तो कम है, इस बात से सहमत करूंगा, लेकिन हमारे कार्यकाल में 15 साल में कई जगह लॉ कॉलेज खुले हैं और आगे भी योजनाएं हैं। क्योंकि मैं इसकी घोषणा तो नहीं कर सकता, लेकिन जो अंदरूनी जानकारी है मुझे, इस 5 साल में निश्चित तौर पर लॉ कॉलेज की संख्या बढ़ेगी और बच्चे पढ़कर अच्छे अच्छे वकील बनेंगे, अच्छे अच्छे जगह में जज बनेंगे। ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं उन बच्चों को, और लॉ कॉलेज खुलेगा निश्चित तौर पर। सबके हाथों में सरकारी नौकरी देना तो पॉसिबल नहीं है, ये बिल्कुल लेकिन नहीं है। क्या जो बेरोजगार है उनके हाथों को सरकार का जिम्मेदारी नहीं कि उनको नौकरी दिया जाए? नहीं, देखिए कि किसी भी विभाग में का जो एम्प्लॉय होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उनकी संख्या सीमित होती है, और रिटायरमेंट के बाद या नए सेटअप की जब ज़रूरत पड़ती है तो निश्चित तौर पर उनकी वैकेंसियां निकलती हैं और उस आधार पर भर्ती होती है। लेकिन आप ज़रूरी है क्या कि सरकारी नौकरी ही करें? आपको प्राइवेट में भी जॉब है, स्टार्टअप आप चालू कर सकते हैं, उसके लिए बड़े बड़े अच्छे अच्छे स्कीम है सरकार की। प्रशिक्षण भी दे रही है सरकार हमारी कि आप प्रशिक्षण प्राप्त कीजिए, उसमें भी स्टाइपेंड भी देते हैं, और व्यवसाय चालू करने के लिए आपको लोन भी दिया जाता है। तो युवाओं से मेरा कहना है आपके माध्यम से कि आप सिर्फ सरकारी नौकरी के पीछे न जाएं, आप स्टार्टअप अपना चालू कीजिए, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। लेकिन उसमें एक चीज़ है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप ये सोचें कि आपको खाना परस दिया जाए और सीधा मुंह में खा लें, ये संभव नहीं है। किसी भी काम के लिए मेहनत की बहुत ज़रूरी है, वो मेहनत आपको करना पड़ेगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। जी, अभी वर्तमान समय में कांग्रेस पार्टी एक नई अपना अभियान चलाकर बीजेपी का विरोध प्रदर्शन कर रही है, वो है संविधान बचाओ यात्रा और न्याय यात्रा। क्या वाकई में बीजेपी के शासनकाल में क्या संविधान खतरे में है? क्या लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है? देखिए, जब उनका काम हो जाता है, उनको न्यायालय से रिलीफ मिल जाता है, वो उनके जेल से छूट जाते हैं, तो संविधान बहुत अच्छा होता है। और जब उनके विरोध में काम किया जाता है तो संविधान दिखाने लग जाते हैं, तो लाल किताब। वो मुझे ये भी नहीं लगता है उस संविधान की किताब है या नहीं है, लाल डायरी दिखती है मुझे तो सीधा सीधा। और संविधान बचाना हमारा काम है। यदि मैं कहता हूँ कि चलिए मैं गलत कर रहा हूँ भाजपा का कार्यकर्ता होते हुए भी, तो आप न्यायालय तो जाइए। यदि मैं गलत हूँ, यदि पुलिस आपकी बात नहीं मान रही, आप न्यायालय भी नहीं जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगा के भग जाते हैं, ये क्या बात हुई? यदि आप सही आरोप लगा रहे हैं, पुलिस आपकी नहीं सुन रही है, तो बड़ी बड़ी न्यायालय खुली हुई हैं, आप क्यों नहीं जाते न्यायालय में? आप 5 साल में गए, 5 साल सरकार में रहे, 5 SIT बनाए, क्या परिणाम आया एक भी SIT का? आप बताइए, क्यों नहीं किए कार्रवाई? आरोप लगाना ही हुआ नहीं तो कांग्रेस की ये व्यथा है कि सिर्फ आरोप लगाओ और भाग जाओ। प्रमाणित कुछ नहीं कर पाती कांग्रेस पार्टी। इसी कार्यक्रम में सर हमारी चर्चा हुई थी OP चौधरी जी के साथ में, जो वर्तमान में भी वित्त मंत्री जी जी। उनका कहना है कि इसी साल जो 5 वर्ष का उन्हें समय मिला है, तो जो GDP छत्तीसगढ़ को हम डबल कर देंगे। तो आपको लगता है कि पॉसिबल है ये? देखिए, पॉसिबल है या नहीं है ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन यदि OP चौधरी जी ने कहा है तो बहुत विद्वान आदमी हैं, जैसे आपको पता है कलेक्टर रहे हैं, है ना, तो उन्होंने कुछ सोच समझ के ही बोला होगा ये बात को। और वो इतने मेहनती हैं, इतना पढ़ते हैं। आप सोचिए, बजट हाथ से लिखे थे, आप लोग को जानकारी है जी। तो उस आदमी के मेहनत को और जानकारी को आप इनकार नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। निश्चित तौर पर उन्होंने कहा है, और फिर भाजपा का तो एक नारा है, जो कहा है वो करेंगे। तो जो कहा है वो करेंगे OP चौधरी साहब, निश्चित तौर पर मैं मान के चलता हूँ। आने वाले चुनाव में चुनावी मुद्दे क्या क्या कुछ हो सकता है, आपको क्या लगता है? देखिए, कांग्रेस के पास तो चुनाव का कोई मुद्दा ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि अभी हमारी सरकार 2 साल कंप्लीट होने जा रही है, मान के चलते हैं हम, और 2 साल में अभी 3 साल बचे हैं, बहुत टाइम है। जब 6 महीना साल भर बचता है तब चुनावी कार्रवाई चालू होती है। तो मुझे तो ऐसा लगता है ये 5 साल 4 साल पूरा होते होते कांग्रेस के पास कोई चुनाव का मुद्दा ही नहीं होगा, चाहे सेंट्रल लेवल पर हो चाहे स्टेट लेवल पर हो, उनके पास मुद्दा का अभाव है। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मुद्दा ही बहुत प्रभाव रखा है राजनीति में। तो
तो क्या लगता है कि धर्मांतरण के ऊपर भी एक विशेष ठोस कानून बनाना चाहिए? देखिए, धर्मांतरण पर बहुत से स्टेट ने कानून बनाया है, और धर्मांतरण जो होता है वो गलत होता है। आप प्रलोभन देके धर्मांतरण मत करवाइए किसी का। हमारे सरकार का कहना सिर्फ यही है कि आप धर्मांतरण प्रलोभन देकर, डरा कर, धमका कर मत करवाइए धर्मांतरण। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। लोग उनको प्रलोभन देते हैं, आइए दिवाली में गिफ्ट मिलेगा, आइए कपड़े देंगे नए, आपको नौकरी लगा देंगे, आपका इलाज फ्री करवा देंगे। इस तरीके का प्रलोभन देते हैं। उसका कारण मैं बता रहा हूँ, क्योंकि चूंकि मैं वकील हूँ, अधिवक्ता हूँ, और मेरे पास जो इसमें आरोपी बनाए रहते हैं पीड़ितों को, वो लोग भी आके बताते हैं कि सर हमारे साथ ऐसा हो गया, इसलिए हमको आरोपी बना दिए, हम रोकने गए थे धर्मांतरण को तो हमको आरोपी बना दिए। तो वो लोग बताते हैं कि इस तरह का प्रलोभन दिया जाता है उनको, इसलिए मुझे ये जानकारी है। जी, गौ तस्करी का भी मामला भी लगातार बीच बीच में सामने आता रहता है, तो ये मांग भी उठती रही है कि गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया जाए। देखिए, इसका समर्थक मैं भी हूँ कि गौ माता को राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, राजमाता का, निश्चित तौर पर। और गौ को नहीं भी दर्जा मिलता तो आप और हम इतना जानते हैं कि हम लोग जब से पल लड़े हैं, बढ़े हैं, जिस तरीके से रहे हैं, गौ माता मानते ही आ रहे हैं, उसकी पूजा करते आ रहे हैं, प्रणाम करते ही आ रहे हैं। तो उसको दे देने में ज़्यादा अच्छा है। मैं तो आपके माध्यम से मैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से भी निवेदन करता हूँ कि गौ माता को राज्य का दर्जा देना चाहिए, माँ का। जी, बाहरी वर्सेस भीतरी एक बहुत मुद्दा भी गरमाया हुआ है, क्योंकि हम बिहार दिवस मना रहे हैं और चेट्टी चंड मना रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ का जो संस्कृति कल्चर है उसको बाहर में उतना महत्व नहीं दिया जा रहा है। तो बीजेपी क्या सिर्फ वोट बैंक के लिए सब कर रही है? नहीं, हम आम वोट बैंक के लिए तो कुछ भी नहीं करते। वोट बैंक के लिए तो हमारा विकास का काम ही, और लोगों के साथ जुड़ना, उनकी मुसीबत में खड़े होना, लोगों के घर पर जाना, उनके खुशियों में शामिल होना, हमारे नेता ये सब करते हैं, इसलिए हमको वोट मिलता है। वोट बैंक के लिए हमारे यहाँ कोई काम नहीं होता है, निश्चित तौर पर। जी, तो क्या आप फुल फेस से राजनीति में हैं कि इसके अलावा भी आप अपने जीवन यापन के लिए काम कुछ कर रहे हैं? देखिए, मैं राजनीति में जितना समय दे सकता हूँ उतना देने के बाद, मैं वही पता है ना, एडवोकेट हूँ मैं चूँकि, तो मैं अपना काम कोर्ट में करता हूँ। इसके अलावा मेरे कोई आय का साधन नहीं है, मेरा वकालत ही है। जी, अगर आप एडवोकेट नहीं बने रहते, जैसे कि आपने कहा था कि मेरी इच्छा नहीं थी, और राजनीति में नहीं आ रहे थे, तो क्या करते रहते? मैं पत्रकारिता करता। उसका उदाहरण भी बता रहा हूँ। आज शायद कुमार साहू जी का जयंती भी है। वो नवभारत से रिटायर हुए थे उस समय, और उस समय स्वरूप चंद जैन जी का एक प्रेस खुला, संवेद शिखर ऐसा कुछ नाम था। जब वहाँ थे तो मैं उनसे मिलने भी गया था। बबन प्रसाद मिश्रा जी से ही मिलने गया था मैं कि सर मुझे पत्रकारिता करनी है करके। लेकिन उन्होंने कहा कि तुम जब LLB कर लिए हो तो पहले प्रैक्टिस में जाओ, उसके बाद सोचना पत्रकारिता के लिए बहुत उम्र पड़ी है। तो मैं निश्चित तौर पर पत्रकारिता करता। ब्रिजेश पांडे जी की रुचि किसमें किसमें है? मैं क्रिकेट में मेरी बहुत ज़्यादा रुचि है, संगीत सुनना है मुझे, लोगों से दोस्ती करना अच्छा लगता है, बाहर घूमना अच्छा पसंद है मुझे। जी, आने वाले समय में राजनीतिक महत्वाकांक्षा कहाँ तक है आपकी? नहीं, मैंने पहले भी कहा और अभी भी कहता हूँ, महत्वाकांक्षा नाम की चीज़ नहीं है मेरे पास। मैं आज इसीलिए इतने सालों से जुड़ने के बाद ही मुझे सरकार की तरफ से कोई पद नहीं दिया गया है। वो यदि सरकार चाहती है, उचित लगता है कि मैं इस योग्य हूँ, तो मुझे देगी तो मैं स्वीकार करूँगा। मैं मांगने नहीं गया हूँ, ना जाऊँगा। जी, बहुत धन्यवाद, आप अपना समय निकाले हमारे साथ चर्चा रुपेश की। जी, आप आए, पूछताछ किए, बहुत अच्छा लगा मुझे भी। हमारे माध्यम से कुछ संदेश देना चाहेंगे यहाँ की जनता की, छत्तीसगढ़ की जनता को? मैं निश्चित तौर पर ये कहूँगा कि आप हमेशा खुश रहें, लोगों के सुख दुख में शामिल हों और एक दूसरे का सहयोग करें। तो आप सुन रहे थे ब्रिजेश पांडे जी को, जिनका कहना है कि बहुत कुछ संभावनाएं हैं, बहुत कुछ काम किया जा चुका है और करने के लिए काम कर रहे हैं। साथियों, फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। अगली बार आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए कार्यक्रम में नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।